बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखें। आज हमने अपना थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर देखना है। बीएससी लेवल से, एफएससी से हमने कवर कर लिया था, लेकिन एफएससी वाले नोट्स में मैंने कुछ एडवांस कंसेप्ट भी ऐड कर दिए थे। मीन के बीएससी वाला भी कुछ जो है कुछ हद तक हमने वहाँ पर कवर कर लिया था, और आज हम फर्दर जो बाकी सारा चैप्टर रहता है बीएससी से वो कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि पीपीएससी के लेक्चरर केमिस्ट्री के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ हैं। तो उनको देखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमें चैप्टर का आइडिया हो सके कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और उसके लिहाज से जब हम स्टडी करें तो हमारा माइंड जो है वो खुल जाए और हम अच्छे से जो है वो कॉन्सेप्ट्स को पिक करें, और हम इस तरह से जो है हम अच्छे से लर्न कर सकते हैं। अच्छे से हम लोग मीन के एक सही डायरेक्शन में हम लोग जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस को देखना बेहद ज़रूरी होता है। तो पहले पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन देखते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, आइसोथर्मल इज़ अ प्रोसेस इन विच डेल टी इज इक्वल टू 0। आइसोथर्मल ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 0 के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। जो रैंडमनेस है यूनिवर्स की वो इंक्रीज हो रही है मुसलसल। क्वेश्चन नंबर 3, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज इन। सिस्टम का टेम्परेचर कौन से प्रोसेस में डिक्रीज होता है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस में। क्वेश्चन नंबर 4, इंट्रोपी डिक्रीजेज इन मेल्टिंग ऑफ आइस एंड डैश। कौन कौन से प्रोसेस में इंट्रोपी डिक्रीज होती है? रस्टिंग ऑफ आयरन में। क्वेश्चन नंबर 5 है, इवेपोरेशन काजेज अ चेंज इन एंट्रोपी। इवेपोरेशन में इवेपोरेशन के दौरान जो एंट्रोपी में चेंज होता है वो पॉजिटिव चेंज होता है। इट इंक्रीजेज एंट्रोपी, क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो इंक्रीज इन एंट्रोपी मीन के ग्रेटर देन 0, जिसको हम पॉजिटिव से शो करते हैं, पॉजिटिव साइन से। क्वेश्चन नंबर 6, द वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी दैट कांट बी डिटेक्टेड बाय कैलोरीमीटर कैन बी डिटरमाइंड बाय। कैलोरीमीटर से अगर हम एंथैल्पी को नहीं मेजर कर सकते, एंथैल्पी चेंज को, तो हम कौन से प्रोसेस से थ्योरेटिकली मेजर करते हैं? कौन सा हम लॉ यूज़ करते हैं? हेसिस लॉ यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू डू मैक्सिमम वर्क डन ऑन आइडियल गैस दैट इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो इसमें जी होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 8, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इनटू ग्लूकोज इज अ डैश प्रोसेस, स्लो, फास्ट, स्पॉन्टेनियस और इंस्टेंटेनियस। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द इंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम इट्स एटम्स इज कॉल्ड। इसको कहते हैं जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन नॉट हैव जीरो हीट ऑफ फॉर्मेशन एट एसटीपी। आयरन है और नाइट्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑप्शन था, बेसिकली हीलियम नहीं था। तो इनमें नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि ये जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट्स हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 11, इनकरेक्ट अबाउट एंट्रोपी, इट इज़ अ पाथ फंक्शन। एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन था। एंट्रोपी इज़ रैंडमनेस। ठीक है, एंट्रोपी क्या होता है? रैंडमनेस होता है किसी भी सिस्टम का या यूनिवर्स का, मीन के जो डिसऑर्डर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, पार्शियल प्रेशर रिप्लेस्ड बाय मैकेनिकल प्रेशर इज कॉल्ड फ्यूगसिटी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है इंटरनल एनर्जी, मीन के इंटरनल एनर्जी जो है वो कैपिटल ई इसका जो है वो बेस्ट आंसर था। तो ये हमारे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन थे। अब हम अपना चैप्टर देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 है, लेकिन हमारा ये चैप्टर नंबर 6 है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसके इंट्रोडक्शन को हम एफएससी लेवल में ही डेफिनेशन वगैरह देख चुके थे, लेकिन मैं एक बार फिर से डेफिनेशन जो है वो रीड कर देती हूँ। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा आगे हम देखें तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के, ये हमें किस चीज़ के बारे में, ये साइंस की जो ब्रांच है वो हमें किस चीज़ के बारे में बताती है? किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी, मीन के उसके इम्कानात के बारे में बताती है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा रिएक्शन की यील्ड के बारे में भी बताती है, किस हद तक रिएक्शन प्रोसीड होगा। एक्सटेंट के बारे में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से पता चलता है, बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम। अच्छा, उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ गया है ये, इसके अलावा हमें पता चलता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में भी और फेज़ रूल के बारे में भी। ठीक है, तो ये जो है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद लिमिटेशन देखें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की, मीन कि किस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता चलता। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो है ये एक माइक्रोस्कोपिक साइंस है, ये हमें माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं मिलता केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से। इसके अलावा हमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं पता चलता, और इसके अलावा जो है वो रूट का, मीन के मैकेनिज़्म, किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज़्म का भी नहीं पता चलता। नेक्स्ट देखें इंपॉर्टेंट टर्म्स इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, सिस्टम सराउंडिंग, ये हम लोग कर चुके हैं, इसको हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, ये आप लोग जो है एफएससी लेवल से ही कर लीजिएगा। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम,
ये सारे सिस्टम भी मैंने आपको बता दिए थे। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है? सिस्टम विच कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है, तो ये भी हम देख चुके हैं। स्टेट ऑफ सिस्टम को भी देख चुके हैं। और नेक्स्ट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि व्हेन अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम इज इन वेरियस फेजेस डू नॉट अंडरगो एनी चेंज विद टाइम देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जब सिस्टम की चेंज नहीं हो रही होती हैं डिफरेंट फेजेस में, तो फिर जो है हम कहते हैं कि जो सिस्टम है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इफ देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ द सिस्टम टू अनदर देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मीन के अगर हीट का फ्लो नहीं हो रहा तो फिर थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। दूसरा इक्विलिब्रियम होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इफ देयर इज नो फ्लो ऑफ मैटर, अगर मैटर का फ्लो नहीं हो रहा सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो उसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच देयर इज नो चेंज इन कंपोजिशन, अगर कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही सिस्टम में तो फिर जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस देखें तो प्रोसेसेस में हमारे पास 4 बेसिक टाइप ऑफ प्रोसेसेस हैं थर्मोडायनामिक्स में। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक। इनके नेम से भी पता जा रहा है। आइसोथर्मल, आइसो मीन सेम, थर्मल मीन थर्म का वर्ड जो है वो हीट के लिए यूज होता है, मीन टेम्परेचर। ऐसा सिस्टम जिसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, मीन डेल टी जो है वो 0 के इक्वल होगा, उसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये क्वेश्चन भी आया था पास्ट पेपर में जो मैंने अभी आपको बताए थे क्वेश्चंस। उसके बाद जी एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है? देयर इज नो हीट फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। मीन इसमें डेल क्यू जो है वो 0 के इक्वल होगा। आइसोकोरिक में जो है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है, डेल वी इज इक्वल टू 0 होगा। और आइसोबैरिक जो है, जैसे वो प्रेशर का यूनिट होता है बार, तो बैरिक जो है वो बार से निकला है, मीन के प्रेशर के यूनिट से, तो प्रेशर इसमें कांस्टेंट होता है, डेल पी जो है वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद जी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी को भी मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। और इसके अलावा इंटरनल एनर्जी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? प्रेशर, टेम्परेचर के ऊपर एंड द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। और ये कुछ और मीन के डिफरेंट पॉइंट्स थे, इनको मैंने अंडरलाइन कर लिया था, इनको रीड कर लेते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। ये मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इंटरनल एनर्जी की वो हम फाइंड नहीं कर सकते, हम जस्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड करते हैं। द रीज़न इज़ दैट द इंटरनल एनर्जी इज़ ड्यू टू ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जीज। रीज़न इसकी ये है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जीज की वजह से होती है एंड दे कैन नॉट बी मेजर, और उनको हम एक्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। और डेल ई हम फाइंड करते हैं, मीन के चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मेजर करते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक। पहले है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन टू बॉडीज हैव इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर विद थर्ड बॉडी देन इन टर्न दे हैव इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर विद ईच अदर। हम ये कहते हैं कि हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं, एक बॉडी है ए, एक है बी और एक है सी। अगर ए और बी जो है, अगर ए जो है वो उसका और सी का टेम्परेचर जो है वो इक्वल है, मीन के इक्वल टेम्परेचर पे हैं ए और सी, और फिर हम ये कहें कि सी और ए भी इक्वल टेम्परेचर पे हैं, ठीक है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ए और बी भी इक्वल टेम्परेचर पे होंगे, ठीक है। मीन कि ये तीनों आपस में जो है वो इक्वल टेम्परेचर पे होंगे। एक बार दोबारा रीड करती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन 2 बॉडीज़ हैव इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर विद थर्ड बॉडी, मीन के ए और बी जो है वो 2 बॉडीज़ हैं, ठीक है, और थर्ड बॉडी है सी। अगर ए जो है उसका सी के इक्वल टेम्परेचर है फर्स्ट बॉडी का, सेकंड बॉडी का भी सी के इक्वल टेम्परेचर है थर्ड बॉडी के, तो फिर ये दोनों भी आपस में इक्वल टेम्परेचर पे होंगे। अगर 2 बॉडीज़ हैं और वो दोनों थर्ड बॉडी के साथ इक्वल टेम्परेचर रखते हैं तो फिर उनका आपस में भी इक्वल टेम्परेचर होगा। इसे हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहते हैं। दिस लॉ इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। इस लॉ को हम फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक से डिराइव नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की बात करें तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बता दिया था, लेकिन इसकी 3 स्टेटमेंट्स हैं वो मैं रीड कर देती हूँ, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये है भी बहुत सिंपल और इजी है, बच्चों वाली बातें हैं, ये आपको आता भी होगा। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। दूसरी है द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑल्दो इट मे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और थर्ड है वेन एवर सर्टेन क्वान्टिटी ऑफ सम फॉर्म ऑफ एनर्जी disappears then equivalent amount of some other form of energy must appear। सिंपली एनर्जी की बात करें कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। तीनों स्टेटमेंट में एक ही बात घुमा फिरा के बता दी है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, इसमें आपने फाइनल इसकी ये वाली इक्वेशन याद कर लेनी है, डेल इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे क्यू प्लस माइनस हो सकता है और डब्ल्यू भी प्लस माइनस हो सकता है। नेक्स्ट है जी इंथॉल्पी। इंथॉल्पी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंथॉल्पी, और इंथॉल्पी को हम कैपिटल एच से शो करते हैं। ई प्लस पी वी की इक्वल होता है ये, और ये एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे इसकी इक्वेशन बता दी है कि डेल अगर हम
चेंज के अलावा इस तरह लिखेंगे तो H इज़ इक्वल टू ई प्लस पी वी और डेल H इज़ इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी आ जाएगा। ये इक्वेशन याद रखें। और अगर हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क की जगह पे जनरल गैस इक्वेशन में से पी वी जो है उसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास हो जाएगा डेल H इज़ इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन आर टी। ठीक है, ये फाइनल इक्वेशन हो जाएगी इंथैल्पी की। नेक्स्ट जी देखें फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंथैल्पी। फिजिकल सिग्निफिकेंस को हम किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सब्सटेंस और स्टोर्ड इन अ सिस्टम विच इज़ अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इनटू हीट इज़ कॉल्ड हीट कंटेंट और इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और इसमें जो है हम थर्मोडायनेमिक्स में चेंज इन इंथैल्पी की बात करते हैं। जो भी एनर्जी स्टोर होती है किसी सब्सटेंस के अंदर या किसी सिस्टम के अंदर जो कि हम किसी भी उसको कन्वर्ट किया जा सकता है हीट में, या टोटल जो हीट कंटेंट होते हैं किसी सिस्टम के, उसको हम एंथैल्पी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखें तो व्हेन 1 मोल ऑफ नेफ्थलीन इज़ burnt in excess of oxygen at 25 degrees Celsius at constant volume, then 1228.2 kilocalories of heat is evolved. Calculate the heat of reaction at constant pressure. R is equal to 1.987 calories per Kelvin per mole. हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये होगी C10H8 प्लस 12O2 इज चेंज इंटू 10CO2 प्लस 4H2O। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास गैशियस जो सब्सटेंसेस हैं वो दो हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। बाकी को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और इनको गैशियस के लिहाज से ही हम करेंगे। यहाँ पे 12O2 मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैशियस हमारे पास हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे सबसे पहले हम डेल ई की वैल्यू देखें। द प्रॉब्लम शोज दैट हीट इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम जो है वो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी करेंगे। तो ये आपके पास वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर डेल एच को हमने फाइंड करना है। एंथैल्पी चेंज को फाइंड करना है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू कैलोरीज पर केल्विन पर मोल में दी हुई है, हम किलो कैलोरीज में उसे कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद द वैल्यू ऑफ आर बीइंग यूज्ड इन किलो कैलोरीज पर मोल बिकॉज डेली इज़ गिवन इन किलो कैलोरीज। और इसकी रीज़न भी बता दी कि चूँकि हमारे पास डेली की वैल्यू किलो कैलोरीज में थी तो हम आर की वैल्यू को भी किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करेंगे। और जो इक्वेशन हमें गिवन है उससे हम नंबर ऑफ मोल, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। जो ऊपर हमने इक्वेशन पढ़ी थी वही वाली यहाँ पे यूज़ करें। डेल एन इज इक्वल टू एन पी माइनस एन आर, मतलब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स में से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को आप माइनस करेंगे। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैशियस प्रोडक्ट है। 10 में से हम जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं 12 उसको माइनस करेंगे तो -2 आपके पास आंसर आएगा। और -2 आंसर आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर लेना है। टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करने के बाद हम इक्वेशन अपनी यूज़ करेंगे चेंज इन एंथैल्पी वाली। डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन आर टी। अब इसमें वैल्यूज पुट करें। डेल ई की वैल्यू गिवन थी, डेल एन की हमने कैलकुलेट कर ली और आर की जो है उसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट किया था और टेम्परेचर को हमने सेल्सियस से केल्विन में चेंज किया था। तो ये आपके पास फाइनल कैलकुलेशन के बाद डेल एच की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से जो है आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आपके पास आपको इक्वेशन दी हुई हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन बताया हुआ उसकी कुछ जो है वैल्यूज़ गिवन हो, तो बाकी जो है आप फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए। हीट कैपेसिटी क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ द हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को पिछले एफएससी वाले लेक्चर में मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पे सिंपली आप ये देखें तो C इज़ इक्वल टू क्यू ओवर डेल टी, ये वाली इक्वेशन याद रख लें। या फिर हम कह सकते हैं C इज़ इक्वल टू क्यू ओवर T2 माइनस T1। फर्दर इसमें से कुछ ना करें, ये एक स्टेट फंक्शन है, ये याद रख लें। एमसीक्यूज़ के लिहाज से टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज देखें तो दो होती हैं, एक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम को CV और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को हम CP से शो करते हैं। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आपके पास जो फाइनल इक्वेशन है उसको याद रखें, बाकी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। CV इज़ इक्वल टू डिफरेंशियल E ओवर डिफरेंशियल T मीन DE ओवर DT। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे करें तो ब्रैकेट के बाद हम जो है ब्रैकेट के बाहर V लगा देंगे। CV इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है इसको हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को हम डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, इट इज़ कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इट मीन्स दैट द CP ऑफ द सिस्टम इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये यहाँ पे इसको डिफाइन भी कर दिया। रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV, व्हेन वी मेजर CV ऑफ द सिस्टम देन वॉल्यूम इज़ केप्ट कांस्टेंट एंड नो वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। जब हम CV को मेजर करते हैं तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, मीन के सिस्टम जो है कोई काम नहीं कर रहा होता। द हीट सो एब्जॉर्ब्ड ओनली इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। तो वहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब हो रही
होती है उससे सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, मीन के वर्क डन नहीं होगा। और दूसरी तरफ हम बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर जब हम रखते हैं ड्यूरिंग द सप्लाई ऑफ हीट देन सम वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज़ आल्सो डन, तो वहाँ पे कुछ वर्क ऑफ एक्सपेंशन भी होगा इन एडिशन टू द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इट मीन्स सम एक्स्ट्रा हीट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डूइंग दिस वर्क। इसका मतलब है कि CP जो है उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा हीट की ज़रूरत होती है। तो लेट अस डिड्यूस दिस फैक्ट लॉजिकली, वी नो दैट H इज इक्वल टू E प्लस PV फॉर 1 मोल ऑफ गैस, PV इज इक्वल टू RT। ये पीछे हमने इक्वेशन डिराइव की थी, तो फिर हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसको, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास जो आ जाएगी वो कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। पहले आप ये लेंगे ना H इज इक्वल टू E प्लस RT, फिर इसको आप टेम्परेचर के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो DH ओवर DT इज इक्वल टू DE ओवर DT प्लस R, और फिर आपके पास आ जाएगा R कांस्टेंट है तो इस पे हम डिफरेंशियल को अप्लाई नहीं करेंगे, तो R DT ओवर DT इज इक्वल टू, अब ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और आपके पास आएगा DE ओवर DT प्लस R, ठीक है। और इस साइड पे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे DH ओवर DT आएगा और राइट हैंड साइड पे DE ओवर DT प्लस R आ जाएगा। फिर आपको पता है कि चेंज इन इंथैल्पी विद टेम्परेचर इसको हम कहते हैं CP, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर इसको हम कहते हैं CV। तो इस इक्वेशन के अंदर आप DH ओवर DT की जगह पे CP पुट करें, और जो है फिर नेक्स्ट इक्वल की दूसरी साइड पे DE ओवर DT की जगह पे CV पुट करें, तो ये आपके पास जो इक्वेशन बन के आ जाएगी वो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे देखें अगर CP इज इक्वल टू CV प्लस R, और CV को दूसरी तरफ ले जाएं तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R आ जाएगा। तो ये रिलेशन आ गया CP और CV का, CP इज माइनस CV इज इक्वल टू R। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट कैपेसिटीज, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ बताया कि CP ओवर CV इज इक्वल टू गैमा, और इसको हम पॉइजन्स रेशो कहते हैं, और इसको हम पहले भी एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप लोगों को याद होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट कैपेसिटीज पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। हीट कैपेसिटीज जो हैं वो इंक्रीज़ करती हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कुछ यहाँ पे रिजल्ट्स बताए हुए हैं, ये रीड कर लेते हैं। इन केस ऑफ आइडियल गैसेज which obey the general gas equation, PV is equal to nRT, heat capacities only depend upon temperature. For ideal gases CP minus CV is equal to nR। ये हमने अभी अभी देखा है कि CP minus CV is equal to nR होता है किसके लिए, आइडियल गैसेस के लिए। For other substances which are not ideal the relation between two heat capacities is more complicated। और जो आइडियल नहीं होते सब्सटेंसेस उनके लिए ये इतना सिंपल रिलेशन नहीं होता CP और CV का। इन द केस ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैसेस, आप याद रखें आइडियल गैसेस के लिए CP minus CV is equal to R 1 मोल के लिए होगा, और अगर ज़्यादा मोल हैं तो CP माइनस CV इज इक्वल टू NR हो जाएगा। और मोनोएटॉमिक गैस के लिए याद रखें CV इज इक्वल टू 3/2R और CP इज इक्वल टू 5/2R होता है। और फिर आइडियल डायटोमिक गैसेस के लिए CV इज इक्वल टू 5/2R और CP जो है वो 7/2R होता है। और फिर पॉलीएटॉमिक के लिए CV इज इक्वल टू 7/2R और CP इज इक्वल टू 9/2R। ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आप लोगों को यकीनन याद होगा। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाए आप नेक्स्ट रिजल्ट पे। तो हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो CP एंड CV टेंड टू बिकम जीरो व्हेन द टेम्परेचर अप्रोचेस टू एब्सोल्यूट जीरो। जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो होता है तो सॉलिड और लिक्विड के लिए CP जो है वो सॉलिड्स के लिए CP और CV जो है वो भी उनकी वैल्यूज़ भी ज़ीरो हो जाती हैं। और लो टेम्परेचर पे CV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁻3 होता है। और हाई टेम्परेचर पे हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स वेरी फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस। और हाई टेम्परेचर पे जो है CV की वैल्यू जो है वो वेरी करती रहती है डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए। व्हेन द क्रिस्टल इज़ मोनोएटॉमिक देन द मोलर हीट कैपेसिटी CV अप्रोचेस 3R। मोनोएटॉमिक अगर हमारे पास क्रिस्टल हो, सॉलिड क्रिस्टल, तो उसके लिए CV की वैल्यू जो है वो 3R होगी एट हाई टेम्परेचर। दिस आइडिया वाज गिवन बाय ड्यूलोंग एंड पैटेट। ये पीछे एक MCQ भी मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट था। और ये जो है यहाँ से ये बात बहुत अच्छे से याद रखें। एक बार दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ इस पॉइंट को कि हीट कैपेसिटीज जो सॉलिड्स के लिए होती हैं CP और CV की वैल्यूज़ एब्सोल्यूट जीरो पे इनकी वैल्यू जीरो हो जाती हैं। सॉलिड्स के लिए CP और CV की वैल्यू एब्सोल्यूट जीरो पे जीरो होगी। और लो टेम्परेचर पे CV इक्वल होता है T⁻3 मीन के क्यूब ऑफ टेम्परेचर। और अगर हम हाई टेम्परेचर पे बात करते हैं तो डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए CV की वैल्यू डिफरेंट होती है। और अगर मोनोएटॉमिक क्रिस्टल है हमारे पास तो उसके लिए CV की वैल्यू 3R के इक्वल होती है एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। और ये आइडिया हमें दिया था ड्यूलोंग एंड पैटेट ने। उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट है द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन द लिक्विड स्टेट इज़ लार्जर देन ईदर ऑफ द वेपर और सॉलिड स्टेट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी सब्सटेंस की जो हीट कैपेसिटी होती है लिक्विड स्टेट में वो ज़्यादा होती है सॉलिड और वेपर स्टेट से, ठीक है। जैसे वाटर की बात करते हैं तो लिक्विड वाटर हैज़ द लार्जर हीट कैपेसिटी दैन मोस्ट ऑफ द अदर सब्सटेंसेस। वाटर की जो है हीट कैपेसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है बाकी सब्सटेंसेस से। ड्यू टू दिस रीज़न
इस रीज़न की वजह से जो वाटर है वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है टू अफेक्ट अ स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर, ठीक है। और टेम्परेचर का भी स्मॉल चेंज आता है उसमें। फॉर एग्जांपल इसको मज़ीद हम एक्सप्लेन करेंगे। फॉर दिस रीज़न वाटर मॉडरेट्स द क्लाइमेटिक चेंजेस, इसी वजह से तो हमारे आबो हवा की जो तब्दीलियाँ हैं वो मुतदिल रहती हैं। एंड आल्सो कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम, इसके अलावा बायोलॉजिकल सिस्टम का टेम्परेचर भी वाटर की वजह से ही कंट्रोल रहता है। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट पे आएँ तो द रिलेशन ऑफ द सी पी विद टेम्परेचर हैज़ बीन गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। सी पी का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है वो इस इक्वेशन से हम दे सकते हैं, विच आर रिपोर्टेड एज पोलिनोमियल्स इन टेम्परेचर। सी पी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्केयर प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह जो है ये आगे टी का स्केयर टी का क्यूब होता जाएगा। इन दिस इक्वेशंस द कांस्टेंट ए बी एंड सी आर टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। एंड फॉर एग्जांपल द मेजर्ड हीट कैपेसिटी ऑफ CH4 एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज एज, कांस्टेंट वॉल्यूम पे CH4 की जो हीट कैपेसिटी मेजर की जाती है वो ये है, लेकिन इन वैल्यूज़ को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लोग ये याद रखें कि जो सी पी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन है उसके लिए एक पोलिनोमियल हम बना सकते हैं, वो ये है कि सी पी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्केयर प्लस अप टू सोन। बस ये इक्वेशन आप सी पी का टेम्परेचर के साथ जो पोलिनोमियल के फॉर्म में जो रिलेशन है वो याद रख लें MCQs के लिहाज से। फिर नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द हीट ऑफ रिएक्शन। किरचॉफ इक्वेशन है। इन द प्रीवियस डिस्कशन वी हैव बीन discussing that del H depend upon the temperature and pressure and of the reaction while del E depend upon the temperature and volume of the system। पीछे हमने पढ़ा है कि del H जो चेंज इन एंथैल्पी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और प्रेशर पे, और del E जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और वॉल्यूम के ऊपर किसी भी सिस्टम के। एक्चुअली वी हैव टू डिराइव रिलेशनशिप अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी एंड चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। हमने क्या डिराइव करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी का रिलेशन डिराइव करना है। सिमिलरली वी विल डिराइव द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये तो आप लोग पहले भी जानते हैं। यहाँ पे आप देखें तो हम चेंज इन एंथैल्पी को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल जो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है उसमें से टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू आ जाती है। अच्छा, इसमें कोई न्यू बात नहीं है, इसमें आप लोग देखें तो ये सारी वही पुरानी बातें हैं। ये वाली इक्वेशन भी हम लोग पीछे कई बार देख चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी और अब भी। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू द चेंज ऑफ सी पी वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन। मीन के सी पी वैल्यू पे डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी। इट मीन्स दैट इफ देयर इज नो चेंज इन द सी पी वैल्यू ऑफ द रिएक्शन देन नो चेंज टेक प्लेस इन डेल एच वैल्यू ऑफ द रिएक्शन बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम डेल एच मीन के सी पी को चेंज नहीं करते तो फिर डेल एच विद टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। इसी को हम किरचॉफ इक्वेशन कहते हैं, डेल एच ओवर डेल टी इज इक्वल टू सी पी। ये सारी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सी पी वैल्यू देखें तो इसमें से है कि इन द प्रीवियस आर्टिकल वी हैव कंसिडर्ड दैट सी पी एंड सी वी आर द इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। लेकिन ऐसा नहीं होता, सी पी और सी वी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। और ये वाली पोलिनोमियल आपने पहले भी देख ली, सी पी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्केयर। इसको याद रखें, बाकी कॉम्प्लिकेटेड ये डेरिवेशंस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारे पास, अच्छा जी, यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस में अगर हम देखें तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन मीन कि चेंज इन टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। मीन के टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे। इसमें भी डेरिवेशन को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतनी चीज़ें फिर माइंड में रहती नहीं हैं। तो आप लोग जो है इसका फाइनल जो फार्मूला है वो याद रख लें, W इज़ इक्वल टू 2.303 NRT log V2 ओवर V1। ये है जी हमारे पास किस चीज़ के लिए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस के लिए जो वर्क का फार्मूला है, W इज़ इक्वल टू 2.303 NRT log V2 ओवर V1। और इससे हमें क्या पता चलता है कि इफ़ वी नो द टू वॉल्यूम्स, इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर at which this change is being studied, then work done by the expansion of the gas can be calculated. This equation 4 convinces us that greater the number of moles of the gas and greater the difference of V1 and V2, greater the work done due to isothermal expansion। इससे हमें क्या समझ आया कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं या फिर V2 और V1 का डिफरेंस ज़्यादा है तो हमारे पास जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन होगा वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि W का N के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और V2 ओवर V1 के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। तो ये नेक्स्ट जी हम देखें हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वर्क डन इन टर्म ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। चेंज ऑफ प्रेशर के लिहाज से हम देखेंगे तो W इज इक्वल टू 2.303 NRT log P1 ओवर P2। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास था ना, ये जो हमने पीछे वाली इक्वेशन देखी थी उसमें V2 ओवर V1 था, बाकी सारी इक्वेशन वही है, P1 ओवर P2 आ जाएगा। इसको भी याद रखें प्रेशर की टर्म में, और दोनों इक्वेशन को यहाँ पे कंबाइन भी कर दिया। W इज इक्वल टू 2.303 NRT log V2 ओवर V1 इज इक्वल टू 2.303 NRT log P1 ओवर P2।
नेक्स्ट जी हमारे पास है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए हमारे पास इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी का चेंज अगर हम देखें, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, सो व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस देन देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी। यहाँ पे डेल ई जीरो हो जाएगा तो पी डेल वी के इक्वल आ जाएगा डेल एच, और पी डेल वी की जगह पे अगर हम पुट कर दें जनरल गैस इक्वेशन से डेल एन आर डेल टी पुट कर दें तो आपके पास डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन आर डेल टी हो जाएगा। और फिर जी डेल टी इज इक्वल टू जीरो होता है तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा डेल एच इज इक्वल टू डेल ई। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल टी जीरो होता है तो डेल एच जो है वो डेल ई के इक्वल हो जाएगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अगर हम देखें, अच्छा इसमें जो है ना हमने इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी दोनों को कैलकुलेट करना था ना, तो डेल ई जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जीरो के इक्वल आ रहा है, लेकिन चेंज इन इंथैल्पी को कैलकुलेट करेंगे तो इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया, हमने पी डेल वी की जगह पे पहले वैल्यू पुट की जनरल गैस इक्वेशन में से ये वाली वैल्यू पुट की डेल एन आर डेल टी वाली, तो ये आपके पास इक्वेशन बनी डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन आर डेल टी। और फिर इसके अंदर डेल टी की वैल्यू आप जब जीरो पुट करेंगे तो आपके पास ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, बाकी बच जाएगा डेल एच इज इक्वल टू डेल ई। मीन के आपके पास अगर एमसीक्यूज आ जाता है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में डेल एच की वैल्यू क्या होती है, तो डेल एच की वैल्यू डेल ई की इक्वल होती है। फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। ये एक इंसुलेटिंग सिस्टम होगा जिसमें हीट ना तो सिस्टम में एंटर होगी और ना ही सिस्टम से लीव करेगी, मीन के डेल क्यू जीरो की इक्वल होगा। इसमें फाइनली आपने ये वाली एक्सप्रेशन याद रख लेने हैं, T1 V1 गैमा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 गैमा माइनस वन, और इसमें TV गैमा माइनस वन जो है ये कांस्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। बस इसमें से और मज़ीद कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आ जाता है। ये बहुत सिंपल है, इसमें भी आप लोगों ने जस्ट स्टेटमेंट्स को याद कर लेना है कि ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमें ये कहता है कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं वो सारे थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल होते हैं, मीन के एक ही डायरेक्शन में होते हैं। और सेकंड इसकी स्टेटमेंट है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क विदाउट लीविंग सम इफेक्ट्स एल्सवेयर। मीन कि कम्प्लीटली जो है वो हम हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हीट जो है कुछ और फॉर्म्स में भी चेंज होगी। इट इज़ थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन विच इज़ फंक्शनिंग इन साइकिल विच कैन कन्वर्ट हीट कम्प्लीटली इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क विदाउट प्रोड्यूसिंग चेंजेस एल्सवेयर। मीन कि कोई हम ऐसी आइडियल मशीन नहीं बना सकते जो कि 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, कुछ ना कुछ और भी उसकी चेंजेस होंगी वहाँ पे हीट की। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि हीट कैन नॉट पास फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी विदाउट द यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। मीन के बाहर से हमें कोई ना कोई एजेंसी यूज़ करके ही हीट को जो है वो उलट वे में चलाना पड़ेगा, मीन के कोल्डर से हॉटर बॉडी में लेके जाना पड़ेगा, वैसे ऑटोमेटिकली कोल्डर से हॉटर बॉडी में हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के बारे में एक एमसीक्यूज याद रखिएगा कि ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सारे जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो कौन से प्रोसेसेस होते हैं, तो इसमें ऑप्शन आपके पास अगर स्पॉन्टेनियस है तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा। एंड दे हैपन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एनर्जी। सम ऑफ द स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर एज फॉलोज। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दी हुई हैं, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट रिजर्वायर टू कोल्ड रिजर्वायर, ये एक आपके पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एग्जांपल। थर्ड है वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल थी। नेक्स्ट फोर्थ है हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी, ये हमने स्टेटमेंट्स में भी पढ़ लिया ऊपर जो इसकी स्टेटमेंट थी, हॉटर एंड ऑफ द मेटल बार, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर एंड ऑफ द मेटल बार। नेक्स्ट फिफ्थ है हमारे पास अ गैस एक्सपेंड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ रीजन ऑफ द हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। स्पॉन्टेनियस अच्छा ये हो गई कि गैस जो एक्सपेंड करती है स्पॉन्टेनियसली हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। Spontaneous processes proceed at a definite and measurable rates
अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, ये तो सिंपल बातें जो कि पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बता दी थी। दे आर लीड टू द चेंज इन डायरेक्शन विच रीचेज़ द इक्विलिब्रियम स्टेज। मीन के जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे ज़रूर पहुंचते हैं, एंड दिस प्रोसेसेस आर यूनिडायरेक्शनल एंड दे डू नॉट रिवर्स देमसेल्व्स। एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन, एफिशिएंसी को जो है हम इस साइन से शो करते हैं जिसको हम एप्सिलॉन कह सकते हैं या फिर ई कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एफिशिएंसी ऑफ इंजन को डिफाइन कैसे करेंगे? द फ्रैक्शन ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ मशीन दैट इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू वर्क इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ मशीन। एक मशीन जो कि हीट को वर्क में चेंज कर रही है, तो जितनी हीट को वो एब्जॉर्ब करती है उस हीट को वर्क में चेंज करने के लिए, तो उसको हम उसकी एफिशिएंसी कहते हैं। सपोज दैट Q इज़ द अमाउंट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड एंड W इज़ द वर्क डन, सो एफिशिएंसी ऑफ इंजन विल बी E इज़ इक्वल टू W ओवर Q। मीन के वर्क डन बाय हीट आ जाएगा। उसके बाद कार्नोट साइकिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हीट इंजन क्या होता है। दैट मशीन विच इज़ यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ द हीट इनटू वर्क इज़ कॉल्ड हीट इंजन। वो मशीन जो कि हीट को वर्क में चेंज करने के लिए यूज़ होती है उसे हीट इंजन कहते हैं। और इस पर्पज़ के लिए इंजन जो है कुछ हीट एब्जॉर्ब करता है, और कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? हॉट रिजर्वायर से, जो कि हाई टेम्परेचर पे होता है, जिसको हम सोर्स कहते हैं, और इंजन का वो पार्ट जो कि लो टेम्परेचर पे होता है उसको हम कहते हैं जी सिंक। कार्नोट साइकिल हमने देखना है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कार्नोट साइकिल फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न द साइक्लिक प्रोसेसेस। साइक्लिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? अ सिस्टम इज सेट टू हैव अ कंप्लीट साइकिल इफ़ इट रिटर्न्स टू द ओरिजिनल स्टेज आफ्टर कंप्लीटिंग अ सीरीज़ ऑफ चेंजेस। एक ऐसा सिस्टम जो कि सीरीज़ ऑफ चेंजेस के बाद दोबारा अपनी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, हम कहते हैं कि वो सिस्टम जो है वो साइक्लिक प्रोसेस में है। व्हेन द सीरीज़ ऑफ द चेंजेस इन अ साइक्लिक प्रोसेस आर कैरिड आउट रिवर्सिबली देन इट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल साइकिल। अगर वो बार बार रिपीट हो रही हैं तो इसको हम रिवर्सिबल साइकिल कहेंगे। एंड व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट रिवर्सिबली देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। याद रखिएगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और ये रिवर्सिबल प्रोसेस का एडवांटेज भी है कि मैक्सिमम हीट को वर्क में चेंज किया जा सकता है। अच्छा जी, ये जो कार्नोट साइकिल है ये एक इमेजिनरी साइकिल है। ये हमें क्या बताता है? इसमें टोटल इसके 5 स्टेप्स हैं, या 5 हम स्ट्रोक्स कह सकते हैं। वो 4 स्टेप्स या 4 स्ट्रोक्स हैं। और वो कौन कौन से हैं इसमें जी? आपके पास आ जाता है फर्स्ट आइसोथर्मल कंप्रेशन, देन नहीं, फर्स्ट आपके पास आ जाएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, देन आइसोथर्मल कंप्रेशन, एंड लास्ट आपके पास एडियाबैटिक कंप्रेशन आ जाएगा। आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशंस एंड आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कंप्रेशंस। ये इसका ग्राफ है हमारे पास। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रेशर लिया है हमने, और इस साइड पे हमने वॉल्यूम लिया है। ये ए से बी तक वाली कर्व जो है ये आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। फिर बी से सी तक वाली जो कर्व है ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। फिर सी से डी तक वाली जो है ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। और डी से फर्स्ट दोबारा ए पॉइंट तक वाली जो है इसको हम कहते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो इसी को हमने आगे देखना है, इसमें क्या क्या चेंजेस होती हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। अच्छा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन याद रखिए कि W1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू RT2 ln V2 ओवर V1। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसमें W2 इज इक्वल टू CVT2 माइनस T1, और इसमें W2 जो है ये पॉजिटिव होता है, और इसमें टेम्परेचर जो है वो फॉल करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, थोड़े थोड़े याद कर लें। आइसोथर्मल कंप्रेशन जो है इसमें क्या होता है? W3 होगा और ये नेगेटिव होता है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अमाउंट ऑफ द हीट Q1 विच इज़ इक्वल टू Q3 इज़ रिटर्न टू द सिंक एट T1। ठीक है, मीन के हीट जो है वो दोबारा सिंक में रिटर्न हो जाएगी। और माइनस Q1 इज इक्वल टू माइनस W3 इज इक्वल टू RT1 ln V4 ओवर V3। इसकी इक्वेशन ये याद रख लें। एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर ऑफ गैस राइजेज फ्रॉम T1 टू T2, और V4 भी नेगेटिव होता है, और माइनस V4 इज इक्वल टू CVT2 माइनस T1। उसके बाद सम ऑफ वर्क, इसमें फिर सारे वर्क्स का सम ले लेंगे। टोटल वर्क इज इक्वल टू जितने भी 4 प्रोसेसेस हैं उन सब के वर्क का सम लेंगे तो टोटल वर्क उसकी इक्वल आ जाएगा। और फाइनली हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएंगे वो आ जाएंगे टोटल वर्क के। W इज इक्वल टू RT2 ln V2 ओवर V1 प्लस RT1 ln V4 ओवर V3। बस इसमें से इतना ही याद करें, और बाकी डेरिवेशंस वगैरह डिटेल करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट पेज पे हम देखें तो जो हमने एफिशिएंसी ऑफ इंजन को जो है वो शो करना है। एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज़ इक्वल टू W ओवर Q। ये है हमारे पास एफिशिएंसी का
फार्मूला, और W/Q इक्वल टू T2 माइनस T1/T1, ये याद रखें। और द एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन अकॉर्डिंग टू कार्नट साइकिल, ये फार्मूला हमें बताता है एफिशिएंसी ऑफ इंजन अकॉर्डिंग टू कार्नट साइकिल। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंसेस। ये हमें ये भी बताता है कि एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सब्सटेंसेस पे डिपेंड करती है। द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज T2 माइनस T1/T2 इज लेस देन यूनिटी, ये जो है इसकी वैल्यू यूनिटी से लेस है, सो एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। तो एफिशिएंसी जो है वो हमेशा 1 से जो है वो कम होगी। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन बी इंक्रीज्ड बाय वाइडनिंग द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक। सोर्स और सिंक के दरमियान अगर टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। और जो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQs के लिहाज से। और एक ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंसेस, ये भी MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पॉइंट भी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है जी कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी इन थर्मोडायनामिक्स। एंट्रोपी क्या है? रैंडमनेस को हम एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी इज़ द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में कितनी बेतरतीबी है, कितनी रैंडमनेस है, उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो सॉलिड्स होते हैं, जब सॉलिड्स को मेल्ट किया जाता है तो नेट जो है एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है, ये वाला पॉइंट याद रखें। और जब हम किसी लिक्विड को वेपर्स में चेंज करते हैं तो उसकी एंट्रोपी भी इंक्रीज़ करती है। अब आप देखें ना, पार्टिकल्स के ऑर्डर्स को अगर आप अंडरस्टैंड करें, जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं एक दूसरे को बहुत करीब करीब होते हैं, उनमें एक ऑर्डर होता है, एक तरतीब में होते हैं पार्टिकल्स। जैसे ही हम सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो सॉलिड ने चेंज होना है लिक्विड में, तो लिक्विड में पार्टिकल जो है वो इतने ज़्यादा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में नहीं होते, तो वहाँ पर रैंडमनेस जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, इसी तरह लिक्विड को जब हम गैस में या वेपर्स में चेंज करेंगे तो लिक्विड में फिर भी रैंडमनेस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि गैस में होती है या वेपर फेज़ में। तो हमारे पास लिक्विड से वेपर्स में चेंज होने के प्रोसेस में भी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ करती है। उसके बाद एंट्रोपी एज अ स्टेट फंक्शन, ये याद रखें कि एंट्रोपी जो है ये एक स्टेट फंक्शन है, और एंट्रोपी को हम कैपिटल एस से शो करते हैं, और चेंज इन एंट्रोपी को डेल एस से शो करेंगे। डेल एस इज इक्वल टू Q/T, ये इसकी फार्मूला हो गया। इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि एंट्रोपी चेंज इज़ द रेशो ऑफ द टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली व्हेन वी गो फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट एंड एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जब हम इनिशियल से फाइनल स्टेट पे जाते हैं तो जो टोटल हमारे पास आ जाती है हीट एब्जॉर्ब होती है जो रिवर्सिबली और आइसोथर्मली, उसको हम कहते हैं एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज इज़ बेस्ड ऑन कार्नट साइकिल। ये जो रिज़ल्ट ऑफ एंट्रोपी चेंज का रिज़ल्ट जो है वो कार्नट साइकिल पे डिपेंड करता है। डेल एस इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल ओवर T। इसको हम कार्नट साइकिल के अकॉर्डिंग जो है वो रिवर्सिबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स दैट द एंट्रोपी चेंज डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट एंड बीइंग अ स्टेट फंक्शन अ स्मॉल चेंज। अच्छा, स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी को हम इस तरह शो कर सकते हैं स्मॉल d के साथ। डी एस इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल ओवर T। एंट्रोपी चेंज ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज जीरो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQs के लिहाज से। जस्ट ये स्टेटमेंट याद रखें, जस्ट यही लाइन याद रखें कि एंट्रोपी चेंज फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज जीरो। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग ये वाली लाइन याद रखें कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आया हुआ था कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और रिमेनिंग कांस्टेंट, तो हमारे पास इंक्रीजिंग का ऑप्शन ठीक है। एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस देखें तो हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये याद रखें कि जो रिवर्सिबल वर्क होता है वो ग्रेटर होता है दैन इरिवर्सिबल वर्क, और यहाँ पे जो रिवर्सिबल हीट है वो हमारे पास ग्रेटर होती है दैन इरिवर्सिबल हीट। और फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा एंट्रोपी की टर्म में लिखें तो Q रिवर्सिबल ओवर T इज़ ग्रेटर देन Q इरिवर्सिबल ओवर T, ये वाला। और एंट्रोपी ऑफ सिस्टम माइनस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ये जस्ट जो तीन जो इक्वेशंस हैं ये याद रखें। इट मीन्स दैट ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर अकम्पनीड बाय नेट इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं वो उनमें जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। फिर हम एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग की बात करें तो एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट, ये। और फिर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट। और हमारे पास जो डेल एच वी है इसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कहते हैं, और डेल एच एम को लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी कहते हैं। ये बातें भी याद रखें। व्हेन अ गैसियस सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट देन इवोल्यूशन ऑफ द हीट टेक प्लेस। जब हम किसी गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो वहाँ पे हीट इवॉल्व होती है, हैंस डेल एच वी इज़ नेगेटिव एंड डेल एस वी इज़ नेगेटिव। जब हम किसी गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो हीट इवॉल्व होती
होती है तो हमारे पास डेल एच वी भी नेगेटिव होता है, डेल एस वी भी नेगेटिव होता है। इट मीन्स दैट देयर इज़ डिक्रीज़ इन इंट्रोपी। तो वहाँ पे इंट्रोपी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, मीन के डेल एस नेगेटिव है ना, तो इंट्रोपी वहाँ पे डिक्रीज़ होगी। सिंपल सी बात है, गैस से लिक्विड में जा रहा है तो मीन के रैंडमनेस कम हो रही है, क्योंकि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो फिर भी ऑर्डर में होते हैं ना, तो रैंडमनेस जो है वो कम हो रही है, तो इंट्रोपी कम हो रही है, मीन के यहाँ पे इंट्रोपी जो है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। सिमिलरली व्हेन लिक्विड इज़ सॉलिडिफाइड, तो उस वक्त भी हमारे पास इंट्रोपी जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि वहाँ पे भी ऑर्डर आ रहा होता है, रैंडमनेस कम हो रही होती है। ये दोनों बातें भी बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। उसके बाद मीन के समझ लें, इनको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इसमें से भी जस्ट फाइनल एक्सप्रेशन याद करें। डेल एस इज इक्वल टू सी वी एल एन टी टू ओवर टी वन प्लस आर एल एन वी टू ओवर वी वन। और इसमें जो याद रखने के 2-3 पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि अगर हमारे पास जो है वो टी टू इज़ ग्रेटर दैन टी वन एंड वी टू इज़ ग्रेटर दैन वी वन, उस वक्त तो डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। अगर हमारे पास टी वन जो है वो टी टू से ज़्यादा हो जाए और वी वन जो है वो वी टू से ज़्यादा हो जाए, तो फिर डेल एस की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसका मतलब ये है कि बाय हीटिंग द गैस द इंट्रोपी चेंज इज़ पॉजिटिव। अगर गैस को हीट करते हैं तो इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, और कूल करेंगे गैस को तो फिर नेगेटिव होगा। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखें। उसके बाद जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज में से हमने करना है जी इंट्रोपी चेंज ऑफ अ आइसोथर्मल प्रोसेस। ये है इंट्रोपी चेंज इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म में आपके पास ऊपर जो हमने देखी थी ना क्वेश्चन, टी टू ओवर टी वन और वी टू ओवर वी वन था, यहाँ पे टी टू ओवर टी वन और पी वन ओवर पी टू। जस्ट जो है वॉल्यूम की जगह पे हम प्रेशर को पुट कर देंगे यहाँ पे। तो इसमें भी आपके पास बिल्कुल उसी तरह 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। डेल एस की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, जब आपके पास टी टू इज़ ग्रेटर दैन टी वन हो एंड पी वन इज़ ग्रेटर दैन पी टू। ठीक है, मीन कि यहाँ पे जो आपके पास बटे से ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं, अगर वो ज़्यादा हैं और नीचे वाली कम हैं तो फिर पॉजिटिव होगी, और अगर उसका उलट कर दें तो फिर नेगेटिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंट्रोपी चेंज के लिए फार्मूला याद करें, डेल एस इज इक्वल टू आर एल एन पी वन ओवर पी टू। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो इंट्रोपी चेंज फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए डेल एस इज इक्वल टू सी पी एल एन टी टू ओवर टी वन, बस ये फार्मूले याद रखें। फिर इंट्रोपी चेंज फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, डेल एस इज इक्वल टू सी वी एल एन टी टू ओवर टी वन। आइसोकोरिक में हमारे पास वॉल्यूम फिक्स्ड होगा और आइसोबैरिक में प्रेशर फिक्स्ड होगा, तो इसलिए यहाँ पे सी पी आ गया है, और आइसोकोरिक में आपके पास सी वी आ जाएगा यहाँ पे। बाकी इक्वेशन सेम है। और पीछे हमने देखा यहाँ पे ये था इंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर फिक्स होता है। ठीक है, तो टी टू ओवर टी वन जो है वो 0 होगा, तो बाकी ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास। उसके बाद हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है और वर्क फंक्शन। इसके लिए आपने ये वाली इक्वेशन याद करनी है, इज़ इक्वल टू ई माइनस टी एस, एक ये याद करें। और इसमें आपने याद रखना है कि डेल ए इज़ इक्वल टू डेल ई माइनस टी डेल एस। ठीक है, ये जो है ना डेल ई डिटरमाइन करता है डेल ए की वैल्यू को, और डेल ए जो है ये हमारे पास क्या है, डेल ए को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी हम इसे कहते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी जो है डेल ए है, और मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम इज़ गिवन बाय हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी से हमें मैक्सिमम वर्क के बारे में पता चलता है, डेल माइनस डेल ए इज़ इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स। यहाँ पे जो नेगेटिव का साइन है वो ये बता रहा है हमें कि जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। इट इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, और ये माइनस डेल ए जो है वो इक्वल है वर्क डन बाय द सिस्टम, और ए जो है क्वांटिटी ए इज़ टर्म्ड एज वर्क फंक्शन, और इसको हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी के लिए इक्वेशन याद रखें, जी इज़ इक्वल टू एच माइनस टी एस। ठीक है, और डेल एच जो है वो डेल जी की वैल्यू को डिटरमाइन करता है, और डेल ई जो है वो डिटरमाइन करता है डेल ए की वैल्यू को। ये दोनों पॉइंट्स भी याद रखिएगा। डेल जी इज़ इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये वाली याद रखें। और डिफरेंट जो बुक्स हैं वहाँ पे इंटरनल एनर्जी को या तो यू से शो किया जाता है या ई से, तो इसके लिए आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। मीन के पेपर में भी हो सकता है कि ये इनमें से कोई एक साइन आ जाए।
डेल जी की वैल्यू अगर हमारे पास नेगेटिव होती है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं ऐसे, अगर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं, और अगर डेल जी की वैल्यू जीरो की इक्वल होती है तो फिर जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो इक्विलिब्रियम पे होता है। माइनस डेल जी इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स माइनस पी डेल वी। इसमें हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन हमें रियल सिग्निफिकेंस बता रही है गिब्स फ्री एनर्जी की, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी इवॉल्व व्हेन सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज़ सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम डब्ल्यू मैक्स। डब्ल्यू मैक्स में से कुछ हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क की वैल्यू को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी आ जाता है। डेल पी डेल वी इज़ द वर्क ऑफ एक्सपेंशन, सो डब्ल्यू मैक्स माइनस पी डेल वी स्टैंड फॉर द मैक्सिमम वर्क अदर देन वर्क फॉर एक्सपेंशन एंड इज़ कॉल्ड मैक्सिमम यूजफुल वर्क अवेलेबल फॉर द प्रोसेस। मेरे ख्याल में आप लोगों को इतना ही कर लेना चाहिए, इसमें से ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट देखें, थोड़ा सा और भी देख लेंगे। अ प्रोसेस अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर हैज़ अ डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ऐसा प्रोसेस जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हो रहा होता है तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है इक्वल टू द मैक्सिमम यूजफुल वर्क एंड ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोसेस। नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाती है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसमें आप लोग इस इक्वेशन को एज इट इज़ याद रखें क्योंकि मोस्टली जो है ना क्वेश्चन में एज इट इज़ इक्वेशंस को पूछ लिया जाता है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच प्लस टी और डेल जी ओवर डेल डी टी, और फिर बाहर जो है आपके पास प्रेशर आ जाएगा, मीन कांस्टेंट प्रेशर पे जो है ये वैल्यू आई है। डेल एच कैन बी डिटरमाइंड विद आउट यूजिंग कैलोरीमीटर, और इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम चेंज इन एंथैल्पी को मेजर कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कैलोरीमीटर। कौन सी इक्वेशन है आपके पास? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से हम चेंज इन एंथैल्पी को मेजर कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कैलोरीमीटर। Gibbs Helmholtz equation in term of internal energy and work function del E can be determined without using calorimeter। अच्छा, ये वाली जो हमारे पास है ना Gibbs Helmholtz equation in term of internal energy and work function, इससे हम del E की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आपके पास ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। del A इज इक्वल टू del E प्लस टी और फिर del A ओवर डी टी, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये वाला होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो तो फिर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मेजर कर लेंगे, कांस्टेंट प्रेशर हो तो चेंज इन एंथैल्पी को मेजर कर सकते हैं। गिब्स हेल्महोल्ट्ज फ्री जो हमारे पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है जी थर्मोडायनामिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम और वेंट ऑफ आइसोथर्म। वेंट ऑफ आइसोथर्म में आपने जी ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डेल जी की वैल्यू जब आपके पास नेगेटिव होगी मीन लेस दैन जीरो होगी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, ग्रेटर दैन जीरो मीन पॉजिटिव होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और इक्वल टू जीरो होगी तो प्रोसेस जो होगा वो इक्विलिब्रियम पे होगा। फिर है नेक्स्ट क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है ये हमें क्या बताती है? ऑफ अ सिंगल सब्सटेंस। क्लैपेरॉन इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं फेस चेंजेस के लिए, किसी भी सिंगल सब्सटेंस के फेस चेंजेस के लिए। अ मेल्टिंग सब्सटेंस चेंजेस इस इक्विलिब्रियम पोजीशन विद चेंज ऑफ टेम्परेचर। एक मेल्टिंग सब्सटेंस जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करता है विद चेंज इन टेम्परेचर। सिमिलरली वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड चेंजेस विद चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होता है तो वेपर प्रेशर भी चेंज होता है और फेस चेंजेस होते हैं। बेसिकली क्लैपेरॉन इक्वेशन में हम किसी सिंगल सब्सटेंसेस के लिए जो फेस चेंजेस हैं उसको हम इक्विलिब्रियम को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें जी हमने देख लेना है ये वाली इक्वेशन डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू डी एच ओवर टी डेल वी, ठीक है। ये जो इक्वेशन है हमें ये क्या बताती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन टर्म ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डेल एच, टेम्परेचर ऑफ चेंज ऑफ फेस टी एंड change of volume del V. This equation was first of all derived by Clapeyron in 1934 and is called Clapeyron equation, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन टर्म ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन टर्म ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड टेम्परेचर चेंज ऑफ फेस टी एंड चेंज ऑफ वॉल्यूम डेल वी। इसको हम क्लैपेरॉन इक्वेशन कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ क्लैपेरॉन इक्वेशन देखें तो दिस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड टू वेरियस फिजिकल इक्विलिब्रिया लाइक मेल्टिंग, वेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन। डिफरेंट फिजिकल इक्विलिब्रिया जैसे जिसमें फेस चेंज हो रहा होता है, मेल्टिंग, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन वगैरह पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेसेस देयर हैपन्स फेस चेंज, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसमें फिर फेस चेंजेस हम देखें तो फ्यूजन या जिसको मेल्टिंग कहते हैं, और दूसरा वेपराइजेशन और फिर सब्लिमेशन, तीनों के लिए आपने ये इक्वेशन याद कर लेनी है कि जो चेंज इन वेपर प्रेशर
है ओवर टाइम, तो ये आपके पास आ जाएगा डेल एच एफ ओवर टी एम वी एल माइनस वी एस। वी एल जो है वो वॉल्यूम है लिक्विड का, वी एस सॉलिड का है, टी एम मेल्टिंग पॉइंट है और डेल एच एफ जो है वो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है। और वेपराइजेशन के लिए आपके पास क्या होता है, लिक्विड जो है वो वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में होता है, मीन दो फेजेस हैं, ये आपके पास फेज चेंज हो रहा है लिक्विड से वेपर्स में। तो डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल एच वी, वी मीन वेपराइजेशन और टी बी बॉइलिंग पॉइंट और वी मीन के हमारे पास जो है वेपर्स का वॉल्यूम और वी एल मीन लिक्विड का वॉल्यूम। सब्लिमेशन के लिए आपके पास दो फेजेस होते हैं, सॉलिड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल एच एस ओवर टी एस वी, आपके पास यहाँ पे आएगा वी वी माइनस वी एस मीन वेपर्स का वॉल्यूम माइनस सॉलिड का वॉल्यूम। अच्छा, इसमें से इतना करें, ये इक्वेशन वही वाली है, वेपराइजेशन वाली आपके पास आ गई दोबारा, और जो मैंने लेड पेंसिल से लिख दी थी बुक के ऊपर, आप लोग भी अपनी बुक के ऊपर लेड पेंसिल से मार्क कर लिया करें और लिख लिया करें। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा टाइम नहीं यूज़ होगा आपका, तो आप जो है ना जो टाइम लिखने में लगाएंगे वही आप बुक से मार्क करके वहीं से याद कर लिया करें। इस तरह टाइम की बचत भी हो जाती है और प्रिपेयर भी अच्छा हो जाता है। वैसे भी सबकी बिज़ी रूटीन होती है और आप लोगों को मुझसे ये भी गिला रहता है कि मैं जो है ना वो ज़्यादा सख्ती करती हूँ स्टडी के लिहाज से, तो वो आप लोगों के फ़ायदे के लिए करती हूँ। वैसे अगर आप लोग इतना माइंड करते हैं तो आई विल ट्राई कि मैं ना करूँ, आप लोगों की मर्ज़ी है, माशाल्लाह बड़े बड़े हैं आप लोग, खुद पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें तो आपके पास आ जाती है इक्वेशन एल एन पी टू ओवर पी वन इज इक्वल टू डेल एच वी ओवर आर टी टू माइनस टी वन ओवर टी वन। टी टू इसको रहने दें, इतनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस वैसे याद होती नहीं हैं, बस ये है कि हमें हर लिहाज से प्रिपेयर होना होता है। तो इतने सारे सिलेबस को हम इकट्ठा करने की कोशिश तो करते हैं, बाकी अल्लाह ताला हमें कामयाब करें। एप्लीकेशन ऑफ क्लासेस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, एप्लीकेशन इसकी ये है जी कि हम वेपर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं इस इक्वेशन से, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को मेजर कर सकते हैं, इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट को मेजर कर सकते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को मेजर कर सकते हैं और लास्ट पॉइंट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को मेजर कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ इक्वेशंस थी। क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन इज़ अ स्पेशल केस ऑफ वेंट ऑफ आइसोकोर। क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है वो वेंट ऑफ आइसोकोर का एक स्पेशल केस है और वेंट ऑफ आइसोकोर की ये वाली इक्वेशन याद रखिए, डेल एच ओवर आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एल एन के पी ओवर डी टी। ये वाली इक्वेशन कौन सी है, ये है वेंट ऑफ आइसोकोर, ठीक है, इस इक्वेशन को कहते हैं। और क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है वो इसी का एक स्पेशल केस है। When we do the substitution, then Van't Hoff isochore and Clausius-Clapeyron equation become identical, so both these equations become applicable to liquid vapor and solid vapor equilibria। ये दोनों जो फिर इक्वेशंस हैं वो लिक्विड वेपर और सॉलिड वेपर इक्विलिब्रिया पे अप्लाई हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों ने केयरफुल रहना है कि वेंट ऑफ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया। वेंट ऑफ इक्वेशन को हम क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की फॉर्म में सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी रीज़न क्या है कि एक्सटर्नल प्रेशर कैन नॉट बी रिगार्डेड एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग प्रोसेस के लिए हम एक्सटर्नल प्रेशर को जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो नहीं कह सकते। नेक्स्ट है पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़। इसमें हमने बेसिकली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है जिसको हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं वो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो मैंने आपको पहले भी बता दी थी लास्ट लेक्चर में। इंटेंसिव मीन इंडिपेंडेंट, आई एन इन से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आई एन इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर मैस, ठीक है, मैस से जो इंडिपेंडेंट होती हैं या क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट जो हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़ उनको हम इंटेंसिव कहते हैं, और जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं उनको हम एक्सटेंसिव कहते हैं। तो ये हमारा आज का था लेक्चर जिसमें हमने बीएससी से अपना थर्मोडायनामिक का चैप्टर कवर किया है, और इसमें बेसिकली मैं आप लोगों को गाइड कर रही होती हूँ, कोई ऐसा एक्सप्लेन करने वाली बात तो नहीं होती, गाइड कर रही होती हूँ कि कहाँ से आप लोग कितना करें और कैसे करें तो आप जो है वो पीपीएससी के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो इसको जो है ना इन्हीं डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए आप लोग लाजमी प्रिपेयर किया करें ताकि जो है अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाबी दें। और याद रखें कि इंसान के लिए वही कुछ होता है जिसके लिए इंसान मेहनत करता है, और अल्लाह ताला कभी भी किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देते। चाहे आपने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी तो आपको ज़िंदगी में सिला ज़रूर मिलेगा, और अगर अब नहीं मिलेगा तो बाद में मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इस दुनिया में ना मिला तो आखिरत में मिल जाएगा, लेकिन आप लोग कभी भी मायूस ना हों और मेहनत करना ना छोड़ा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफ़िज़।